तो आपने जो अंधकार हटा दिया, जो शेष बचा वो शिष्य था। इसीलिए गुरु की डेफिनेशन क्या है? गु शब्दस्तु अंधकारस्यात्, रु शब्दस्तन निवर्तिका, अंधकार निवर्तित्वात् गुरु रित्य विधीयते। गु शब्द का अर्थ अंधकार, रू का अर्थ उसको नष्ट करना। जैसे ही आपने डार्कनेस हटाई, उसका इन्फिनिटी अपने आप उभर के सामने आ गया। जो शेष बचा वो शिष्य था। ये भारत की गुरु शिष्य परंपरा का ये मतलब था। और इवन इन द मटेरियल वर्ल्ड जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि साहब हमारे यहाँ तो बाई बर्थ और ये और वो सारी चीजें थी, तो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, भगवान राम के बेटे थे लवकुश। कितने लोगों ने लवकुश का मंदिर देखा है? भगवान राम के भक्त और शिष्य हनुमान के मंदिर सब तरह होते हैं। द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा, उसका स्थान ऊंचा है। द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन का स्थान ऊंचा है। आज भी जब पूजा करवाने आप घर पे जाते हैं तो पंडित जी हाथ में जल लेकर जब कहते हैं तो क्या कहते हैं? अपना नाम लीजिए। व्हाट इज द नेक्स्ट सेंटेंस? अपने बाप का नाम लीजिए नहीं, अपने गोत्र का नाम लीजिए। It means the spiritual succession is important, biological succession is not important. That's why in all the Indian tradition and the Hindu tradition, whether you want to become Mathadhish, whether you want to become Mahamandaleshwar, whether you want to become Shankaracharya, whether you want to become saint, it is incumbent that you have to remain unmarried so that there should not be scope of any biological succession. Even you cannot think of having any biological successor. There has to be spiritual succession. इसीलिए इवन आप ये भी देखिए, दलाई लामा होते हैं तो क्या कहते हैं? बता देते हैं ना कि अब वो फला जगह दलाई लामा, अगला वाला दलाई लामा पैदा हो गया। और मुझे खुद भी इस विषय की जानकारी नहीं थी। एक बार किरण रिजिजू जी ने मुझे बताया। किरण रिजिजू जी जो मिनिस्टर हैं, ही इज बुद्धिस्ट। तो ही टोल्ड मी कि ऐसे ही नहीं कि किसी दलाई लामा ने डेथ से पहले कह दिया कि अगला दलाई लामा वहां पे होगा जाके तो हमने मान लिया। ऐसा नहीं होता है। उनका यह कहना है कि बहुत सारी चीजें इकट्ठा की जाती हैं, लाइक द पेन। तो जो पेन वो यूज करते थे वो पेन रखा जाता है और सिमिलर टाइप के 5-6 पेन रखे जाते हैं। जो बुक्स हैं, जो बुक वो यूज करते थे, सिमिलर बुक्स रख दी जाती हैं। ऐसे बहुत सी चीजें यूज करते थे। अब जब वो बच्चा सक्सेसिवली 5 और 6 थिंग्स उन बुक्स में से, उस पेन में से, उन यूज किए हुए एलिमेंट में से वही पिकअप कर लेता है, देन दे फाइनली कन्फर कि हाँ ये वो है जिसके लिए कहा गया था। तो आप ये समझिए, ये मैंने इसलिए भी कहा, ठीक है कोई उसको माने ना माने, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ये भी एक, मैंने क्यों कहा कि जब आप ऑल ओवर द वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है। जो मैंने एक बात कही थी कि साइंटिफिक डॉगमा ये है कि एवरीथिंग देयर इन द यूनिवर्स इज रैंडम, देयर इज नो डिजाइन। डिजाइन की बात क्यों ना करते हैं? डिजाइन मान लेंगे तो डिजाइनर की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, इसलिए रैंडम की बात करो। जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर यह है, जैसे जैसे नॉलेज का बेस बढ़ता जाता है, जिस चीज को हम रैंडम मानते थे उसमें डिजाइन दिखने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, आज से केवल 60-70 साल पहले, इट इज रेनी सीजन गोइंग ऑन, कल पानी बरसेगा या नहीं, इट वॉज अ रैंडम थिंग। नाउ टुडे बाई सैटेलाइट पिक्चर्स इवन यू कैन प्रिडिक्ट आफ्टर 10 days और 15 days यहां पानी गिरेगा। आज से 50-100 साल पहले 15 दिन बाद पानी गिरेगा, इट वॉज रैंडम। वैसे तो ये भी एक बात कहता हूं, ये भी एक, दो इट इज इलीगल बट साइंटिफिकली स्पीकिंग, भाई लड़का है या लड़की, इट वॉज रैंडम, नाउ इट कैन बी साइंटिफिकली प्रूवन बिफोर बर्थ। आप ये समझिए कि जो जो नॉलेज का स्फीयर होता जाता है, ये रैंडमनेस का एलिमेंट हटता है। आप दूसरी एक बात कहें, those who don't believe in the law of nature, there is no balancing fact in the nature, so I would like to ask, in statistics we were told कि एक बार उछालिए सिक्का तो हेड आएगा या टेल? तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। 4 बार में 4 बार हेड भी आ सकता है। बट अगर 4000 या 40,000 बार आप करेंगे तो 50-50 हो जाएगा लगभग। इट मीन्स जो जो आप वास्ट एक्सपेंस ऑफ नेचर पे जाते हैं, देयर इज अ बैलेंसिंग फैक्ट फोर्स, देयर हैज टू बी अ बैलेंसिंग फोर्स। वरना 40,000 में 40,000 बार भी हेड आना चाहिए। इफ यू से कि 40,000 में करने में रफली 20,000 बार आएगा, इट मीन्स देयर इज अ बैलेंसिंग फोर्स एट द लार्जर लेवल विच बैलेंसेस योर एंटायर थिंकिंग प्रोसेस और एंटायर एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। और इसमें एक मैं बात और कहूंगा जिसको बहुत से लोगों को लगता है कि, क्योंकि मैंने कहा कि साइंटिफिक एडवांसमेंट में फाइनली अब आ गए जेनेटिक्स के ऊपर, तो अभी तक जो डीएनए बना है तो मन चाहा डीएनए नहीं बनाया जा सका है, डीएनए की कॉपी की जा सकी है। तो स्टिल टुडे वी आर द लेवल ऑफ क्लोनिंग, वी आर नॉट एबल टू हैव
द डीएनए विच वी वांट ऑफ आवर चॉइस, तब तो फिर पंखों वाला इंसान भी बन जाएगा, बहुत कुछ बन जाएगा, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। वो क्यों नहीं हो पाया है, उसके पीछे एक रीज़न माना जाता है कि जो जेनेटिक कोड होता है या जो अमीनो एसिड्स के मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पैटर्न में, तो जब मदर और फादर के मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो जो फोर्स उसको पहले डीअरेंज करता है, फिर जो उसको रीअरेंज करता है, दैट फोर्स, अभी जो 4 बेसिक फोर्सेस नोन है यूनिवर्स में, उन चारों में से कोई नहीं पाया गया है। मींस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स, वीक मैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ व्हाट इज दिस फोर्स? अब इस पे एक साइंटिस्ट है रूपर्ट शेल्ड्रिक, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री के साइंटिस्ट हैं। उन्होंने एक नई थ्योरी दी है। उन्होंने कहा है कि दिस इज अ 5th टाइप ऑफ फोर्स विच ही हैज गिवन द मॉर्फोजेनेसिस फोर्स, मॉर्फिक फोर्स, which is there in our consciousness, which can be transmitted through our mind or consciousness, which can be enhanced through only consciousness, which can be retained only in consciousness. फिर एक प्रोफेसर लॉयल वॉटसन है, उन्होंने एक और थ्योरी दी है कि जैसे जब मैक्सवेल ने मैग्नेटिक करंट की थ्योरी नहीं दी थी, तब तक किसी को नहीं पता था कि इलेक्ट्रिक करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का इन्वेलप होता है। तो उनका कहना है कि जो हमारे डीएनए के पैटर्न है, मैंने उनकी बात सुनी तो बड़ी लॉजिकल लगी। उन्होंने कहा वो जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बेस नहीं है, उसके चारों तरफ एक बेंटल वेव्स का एनवेलप है, वो मिलाकर उसको तय करता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक बात कही कि हम इस हॉल में हैं, तो जो कंक्रीट बेस पे है, द कंक्रीट ऑन द वॉल एंड द कंक्रीट ऑन द फ्लोर, ऑल कंक्रीट्स आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देन व्हाई दिस पार्ट ऑफ कंक्रीट इज ऑन द फ्लोर एंड दैट इज ऑन द वॉल? उसका रीजन यह है कि जिस फोर्स ने यह डिसाइड किया है वो उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बियॉन्ड का फोर्स है। अब उन्होंने इसी का एग्जाम्पल दिया कि इफ यू वांट टू हैव ए डीएनए टेस्ट, तो क्या कहते हैं, नाखून, बाल, खाल, शरीर का कोई लिक्विड और आपका डीएनए मैच हो जाएगा। इफ इट इज एवरी एलिमेंट ऑफ योर बॉडी इज हैविंग सेम डीएनए, फिर किस वजह से ये बाल बना और ये खाल बना? सो द डिसाइडिंग फोर्स he has termed it as morphogenesis force. अब उन्होंने ये बात कही तो वहां से उन्होंने बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पे आए कि भाई यूनिवर्स में भी एक कॉन्शियसनेस है, और आप कोई चीज पहली बार करते हैं जैसे, तो आपको कंफ्यूजन रहता है, 3rd, 4th, 5th टाइम के बाद आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं और वो आपके थिंकिंग प्रोसेस का पार्ट हो जाती है। सेम थिंग हैपेंस इन द यूनिवर्स। एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ही हैज टोल्ड, ही टोल्ड कि व्हेन आई डिस्कस दिस थिंग टू साइंटिस्ट इन अमेरिका एंड England, they said you are doing a foolish thing. What is the sense of finding this thing that the universe is having some conscious memory and all our acts are settled in that, and then they decide how the universe will work? Then he said he came to Hyderabad at one point of time and he discussed with DRDO scientists. Then they said you are doing a foolish thing, but on a totally contrary logic. उन्होंने कहा फुलिश इसलिए है कि ये तो हमारे यहाँ हजारों सालों से बताया गया कि हमारे कर्म जो हैं वो नियत रहते हैं, वो कभी समाप्त थोड़ी होते हैं, वो तो तय हो जाते हैं, वही प्रकृति में रहते हैं, उसी कर्मों के अनुसार हमको आगे का जीवन जीना पड़ता है। अब उसने कहा कि दुनिया के 2 छोरों में खड़े होकर मुझे एक ही सेंटेंस सुनने को मिला और दोनों का लॉजिक कितना डिफरेंट था, ये सोच के मैं अचंभित हूं। अब यहां से आइए कि इफ दिस इज नॉट ए कॉन्शियस यूनिवर्स, इफ देयर इज अ नो कंट्रोलिंग फोर्स, तो फिर वो 40,000 में 20-20 हजार कौन बैलेंस कर रहा है? एक और बात आप सोचिए कि अब जैसे आचार्य जी येलो कलर की ये पहने हुए हैं, आपको भी येलो दिख रहा, हमको भी येलो दिख रहा है। अगर हम सब रैंडम हैं और टोटली अलग हैं तो आपको ग्रीन और हमको येलो दिखना चाहिए। हु इज डिसाइडिंग दैट एवरीबडी शुड लुक इट एज येलो? देयर हैज टू बी अ कलेक्टिव विजडम ऑल्सो, जिसे वेदों में कहा गया महत। एक सत है, एक महत है, एक हमारी बुद्धि है। तो इसलिए मैंने कहा कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप उस रियल्म्स में जाते हैं जो आपको उस लेवल पे कनेक्ट कर देता है जहां इमेंस पावर मिलती है, जहां इमेंस नॉलेज मिलती है। और वो कैसे मिलती है, ये मैं फिर एक बार इसको रिपीट कर देना चाहता हूं। और हमारी नॉलेज हम भूले हुए होते हैं, वो सारी नॉलेज हमारे अंदर है, किसी के अंदर कोई कमी नहीं रहती है। जैसे आप जो कुछ भी देख रहे हैं सब आपके माइंड के अंदर जाके सेटल होता रहता है, बस रिट्रीविंग का ही तो प्रॉब्लम है।
जो पढ़ते थे ना कि विवेकानंद ने एक बार देखा और उनको कोई चीज याद हो गई, बुक को पढ़ा तो जो लैंग्वेज उन्हें नहीं भी आती थी उसको भी रिप्रोड्यूस कर दिया। या जैसे आपने सुना होगा इवन टुडे शतावधानी मुनि, अभी बेंगलुरु में 4-5 साल पहले एक जैन सेंट लड़का था यंग एज का। शतावधानी मीन्स 100 people are sitting and all 100 have asked one question, and after completing the 100% he will reply in the same sequence the answer of all the 100%. These are called शतावधानी, यानी 100। ऐसे ही सहस्रावधानी भी होते थे, 1000 people का भी वो क्वेश्चन का आंसर उसी सीक्वेंस में देंगे। दिस जस्ट शोज की व्हाट द लेवल ऑफ माइंड और आवर फैकल्टीज एंड कॉन्शियस फैकल्टीज वी आर हैविंग। तो इसलिए हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट मेडिकेशन एंड मेडिटेशन, तो मेडिकेशन एक बेस बनाता है, मेडिटेशन एक लॉन्चिंग पैड है जो हमें वहां तक ले जाता है जहां जाने के बाद ये जो आपका फिजिकल वर्ल्ड के भी बियॉन्ड चले जाते हैं। अब इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए, मैं जो एग्जांपल देना चाह रहा था, आप कहेंगे ठीक है सब बातें कह दी थ्योरेटिकल हैं, ऐसा होगा कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ वी विल बी एबल टू अचीव। अब मैं इसका आपको बिल्कुल एक टेक्निकल आंसर देता हूं जो बिल्कुल साइंटिफिक एस्पेक्ट पे होगा। आप हाथ में मोबाइल लिए हुए हैं या घड़ी लिए हुए हैं, अचानक आपके हाथ से मोबाइल छूट के गिर जाए जमीन पे, तो जैसे ही ठक से मोबाइल होगा वैसे ही आपके दिल में धक होगा और बाकी यहां बैठे हुए किसी व्यक्ति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इट मीन्स देयर इज ए एक्शन ऑन वन ऑब्जेक्ट, मीन्स और मोबाइल और योर वॉच, एंड रिएक्शन इन योर माइंड। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इन साइंटिफिक टर्म्स द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन सेज देयर कैन बी एन एक्शन एंड रिएक्शन ऑन टू ऑब्जेक्ट्स ओनली इफ दे आर हैविंग एन वन कनेक्शन। इसका मतलब आपके मोबाइल या आपकी वॉच का आपके माइंड के साथ एक कनेक्शन बन गया है, और अगर कनेक्शन बन गया है तो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ ये कहता है इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिएबल एनर्जी लेवल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर द एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर। तो किसका एनर्जी लेवल हाई है, आपके ब्रेन का या आपकी वॉच का? आपके ब्रेन का।